हाँ दोस्तों, तो CHSL मेंस के आंसर की आ गई है। पूरा पेपर हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको मैथ्स करवाने वाला हूँ और इसके साथ ही जो जीके है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, उसका भी पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। और यहाँ मैं आपको बता दूँ बेस्ट सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। पूरा बेसिक से करेंगे और फिर एग्जाम में फास्ट कैसे कर सकते थे उन स्किल्स पे बात करेंगे। और इनके साथ ही जो क्वेश्चंस हैं, जैसे ये क्वेश्चन है तो पूरा डिटेल में बताऊंगा। और ये एक हैंडबुक रिलीज करी थी मैथ्स की, ठीक है ना, मैथ्स हैंडबुक। उस हैंडबुक में मैथ्स हैंडबुक रिलीज की थी। उस हैंडबुक में चैप्टर नंबर 6 पे ये कॉन्सेप्ट दे रखा है, कॉन्सेप्ट नंबर 65, ठीक है ना, पेज नंबर 93। तो मैं आपको ये मैच भी करवाता चलूंगा कि जो जो कॉन्सेप्ट पूछे हैं मैक्सिमम वो आपको हैंडबुक में मिल जाएंगे। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में उस हैंडबुक को तैयार किया है। अभी जो मैं एक बार आपको जैसे फटाफट बताता चलता हूँ, ये पार्टनरशिप बिजनेस है। ये जो कॉन्सेप्ट पूछा है ये यहाँ पे ले लिया। बैच की भी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। जो डिविजिबिलिटी हैं वो सारे आपको करवा दी हैं, ठीक है। ये कितने नंबर्स दो नंबर के बीच में, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे करवा रखा है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन करवा रखा है। और यहाँ पे 4 प्रकार से बताया है। डिनोमिनेटर हर को बराबर करके, न्यूमरेटर अंश को बराबर करके, और डेसिमल में बदल के, या जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उससे कैसे सोल्व करते हैं। तो वो सारी चीज़ें बताई आपको यहाँ पे। तो जो हैंडबुक है मैं अभी सारा बता देता हूँ। ये LCM HCF वाला है, ठीक है। जितने कॉन्सेप्ट पूछे हैं सारे के सारे आपको उसमें गॉडफादर टॉपर्स हैंडबुक मैथ्स, उसकी फ्री PDF रिलीज कर दी है, उस PDF में मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैंने आपका जैसे पेज नंबर, ये चैप्टर नंबर, कॉन्सेप्ट नंबर 80 और पेज नंबर 96, इस टाइप से एक एक चीज़ को डिटेल में समझाया है। तो जिस बच्चे ने ये आप ये हैंडबुक पूरा कर लोगे तो कोई कॉन्सेप्ट बचने वाला नहीं है, ठीक है। फटाफट मैं आपका बता देता हूँ। ये देखो सारे के सारे जो इंटर रिलेशन बिटवीन एजेज इज गिवन, ये दे रखा हो। जब एज का रेशियो A और B है तो एज का जो गैप है वो हमेशा बराबर रहता है, उस पर ये दे दिया है, ठीक है। पूरा आपको ये सारा पेपर मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। चाहे अलजेब्रा हो, चाहे आपका स्टैटिस्टिक्स का हो, ठीक है ना। और उसमें भी जब 2 वैल्यू होती हैं तो ये इनका एवरेज लेते हैं, और जब 1 वैल्यू होती है तो डायरेक्ट मिडिल वैल्यू को काम में लेते हैं, ठीक है। सारा बहुत अच्छे से उस हैंडबुक को तैयार कर दिया है। मैं भी आपको पूरा डिटेल में करवाता चलूँगा और इन पे आप प्रैक्टिस करना। इसकी PDF भी रिलीज कर दी है मैथ्स हैंडबुक की, ठीक है ना। अभी मैं एक बार आपको हैंडबुक्स के बारे में बता देता हूँ, फिर अपन पेपर स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। तो एक तो जीके की देखो, स्टैटिक जीके। अभी जो CHSL मेंस हुआ है इसमें लगभग 14-15 क्वेश्चन हैं 20 में से जीके के, और कंप्यूटर के हैं 13-15 में से। स्टैटिक जीके इंग्लिश में है और हिंदी में। इन दोनों में शायद इंग्लिश की PDF रिलीज होगी है, हिंदी की भी 1 या 2 दिन में रिलीज हो जाएगी। जो रिलीज नहीं हुई हैं उन पे काम चल रहा है, वो हो जाएंगी। और इनको प्रिंट में भेज दिया है। जल्दी आपको बुक की फॉर्म में प्रिंटेड भी मिल जाएगा। जो बच्चा बुक लेना चाहता है वो बुक ले लेना, और जो PDF से पढ़ना चाहता है वो PDF से पढ़ लेना, ठीक है। ये रीजनिंग है और ये मैथ्स है, इनकी भी हैंडबुक तैयार है, ठीक है। और जनरल स्टडीज में पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और ये हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर, ठीक है ना, ये एक साथ मिल जाएंगी। बुक की फॉर्म में प्रिंट में चला गया। नेक्स्ट वीक में आपका इनका बुक का प्रिंट मिल जाएगा। और इन सब की PDF बाइलिंगुअल है, ये इंग्लिश है और ये हिंदी है। और इनकी इंडिविजुअल भी रिलीज कर देंगे। बहुत सारी तो हो गई हैं, बाकी पे काम चल रहा है, हो जाएंगे, ठीक है। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एनवायरनमेंट, ठीक है ना, ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। इनमें से इंग्लिश की शायद मैक्सिमम रिलीज हो गई हैं, हिंदी की 1-2 बाकी हैं, वो 2-5 दिन में हो जाएंगे, ठीक है। और अवतार तो सबका बाप है। अवतार में जितने भी क्वेश्चंस आए आपके, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और स्पेलिंग एरर्स, 4 पार्ट को कवर करता है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से हैं, चाहे वो PYQ का हो चाहे वो नया पूछा हो। सारे PYQ नहीं है, बहुत सारे नए भी हैं। उन सब की लिस्ट बना के देंगे ना। बहुत से बच्चों को लग रहा है सर केवल PYQ, नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन नए हैं, उन सब का डेटा मिल जाएगा। और दूसरा एक चीज और,
जिन बच्चों को लग रहा है केवल पीवाईक्यू की बात हो रही है, नहीं, पीवाईक्यू नहीं, अभी यहां पे जो मेथड है याद करने का वो प्रीफिक्स है, रूट है और सफिक्स है, ठीक है ना, इस चीज को समझना है। ये वर्ड को, लिस्ट को रखना अलग है, और रूट्स, प्रीफिक्स और सफिक्स के मेथड से याद करना बहुत आसान है और लंबे टाइम तक आपके माइंड में चीजें रहेंगी, ठीक है ना। तो जो ब्यूटी है अवतार की, वो ब्यूटी ये नहीं है कि यहां से क्वेश्चंस आए हैं, ब्यूटी ये है कि आप उन वर्ड्स को बहुत फास्ट याद कर सकते हो और लंबे टाइम तक याद रख सकते हो, ठीक है। जब मैं एक डेटा बता रहा हूं, जो एमटीएस का एग्जाम हुआ था 2022 अभी, जिसकी आंसर की है ये, उसमें वन वर्ड में 114 में से 110 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। सिनोनिम में 113 थे, इनमें से 109 क्वेश्चन हैं, और ये सारे पीवाईक्यू नहीं है, इनकी भी पूरी लिस्ट आपको समझा देंगे। ये बुक के फॉर्म में रिलीज हो चुकी है, जो बच्चा परचेज करना चाहे वो परचेज करो। इससे बेस्ट मेथड वोकैब याद करने का नहीं हो सकता, ये दावा है मेरा, ठीक है ना। तो केवल आप, इसके साथ दूसरी बात क्या है कि यहां से क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, वोकैब याद करने का बेस्ट मेथड तो है ही है, लेकिन क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, इससे बाहर कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अब ये सारी बुक्स प्रिंट में चली गई हैं, नेक्स्ट वीक में प्रिंट भी मिल जाएंगी, और सबकी फ्री पीडीएफ अवेलेबल हो रही है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे आप नोट कर लो, न्यून क्लासेज, ठीक है ना, न्यून क्लासेज के टेलीग्राम पे इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं, आप बेस्ट सॉल्यूशंस पे बात करेंगे, गजब के सॉल्यूशन देने वाला हूं, और यदि आपने कहीं पढ़ भी रखा है तो भी आप बहुत सारी नई चीजें सीखोगे। आ जाओ। ये बोलता है कि एक शहर की जो ग्रोथ रेट है वो 2% है। 2020 में जो पॉपुलेशन थी वो 150 के थी, और 23 में इसकी पॉपुलेशन पूछी। इसका मतलब 3 बार आपको जो सक्सेसिव इंक्रीज करना होगा, ठीक है ना। अब एक चीज समझना, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, इसको वो रेशियो मेथड पे काम करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब ये ध्यान से समझना एक बार, 102, ठीक है ना, 102 यही तो लिखा जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ताकि जो बच्चे नए हैं, बेसिक वाले हैं, वो भी समझ पाए। ये है, ये सब को आता है। अब यहां दिक्कत नहीं है, दिक्कत किस बात में आती है, इसको सोल्व करने में। आज जो सॉल्यूशन देखें इसका, ठीक है ना, देखो 2 0 2 0, तो ये 4 0, तो ये चले गए। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 51/50, 51/50, 51/50, तो वहां पे कैलकुलेशन में अननेसेसरली वो टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। और जब इस लेवल पे क्वेश्चंस हैं तो आपको समझना भी है। दूसरा, एक बार आप इसमें जैसे डिजिट की बात करेंगे तो ध्यान से समझना, यहां 102 का स्क्वायर बहुत आसान है, सबको पता होता है। 102 का जो स्क्वायर है वो कैसे करते हैं, 104, इसमें 102 में 2 जोड़ दिया और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 04, ये स्क्वायर होता है। इस पे सीजीएल मेंस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है 102 के स्क्वायर पे, ठीक है ना। तो जो बच्चे पुराने उनको पता होगा, मुझे एक क्वेश्चन ध्यान है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज देखो आप कि ये इन दोनों का स्क्वायर आ गया। अब 102 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 102 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हमारी बहुत हेल्प कर रहा है। कैसे, 15 का डबल किया 30, तो 0 की जगह आ जाएगा और 15 1 15 हो जाएगा। इस 0 को कैंसिल कर दो इसके साथ, नीचे एक 0 बचा है 153, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे से समझना, और ये जो आर्ग्यूमेंट मैं समझा रहा हूं ये पहली बार नहीं है, बहुत बार मैं समझा चुका हूं। जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं पेड में या जिन्होंने यूट्यूब पे फॉलो किया है उनको पता होगा कि जो कैलकुलेशन है ना, चाहे मल्टीप्लाई करना हो चाहे डिवाइड करना हो, बहुत फास्ट की जा सकती है। आओ 3 से स्टार्ट करें, 3 गुणा ये कितना हो जाएगा 12, फिर ये भी 12 हो जाएगा, 3 गुणा 4 0 है तो पूरा 12 आ जाएगा और 3, ठीक है ना, ये 0। अब इसको 15 को एक साथ ले लें, ठीक है ना, इस 15 को एक साथ ले लो। क्यों? क्योंकि देखो 15 गुणा 4 60 आ रहा है, तो सीधा सीधे आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा। ये दोनों डिजिट को 2 बार एक साथ लेके मैंने बहुत बार कैलकुलेशन करवाई है, और जैसे ही ये 0 दिखता है, ठीक है ना, जैसे ये 0 दिखता है तो 102 का स्क्वायर, फिर ये 0 इस 15 को मल्टीप्लाई करने में हेल्प कर रहा है। तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम इस 0 को काम में लेते हुए बहुत फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो मुझे टाइम लग रहा है ना, ये तो आपको समझाने के लिए है भाई टाइम, क्लियर है ना। जब आप खुद करना शुरू करोगे इन कॉन्सेप्ट के साथ तो स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। आओ, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8 1 9 1 5, और एक 0 बचा हुआ था ये वाला,
ठीक है, तो ये डेसिमल लग जाएगा, तो 159 181। और इससे फास्ट कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, कहीं भी देख लेना, इससे फास्ट कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। ठीक है, तो आपको बेस्ट मेथड देने वाला हूं पूरी क्लास में। आज आप बहुत सारी नई चीजें सीखोगे। चलें आगे, आ जाओ। ये क्वेश्चन जो पॉपुलेशन है उस चैप्टर में दे रखा है, ठीक है ना, 3 साल के लिए दिया हुआ है यहाँ पे, 2018 से 21 में। ठीक है, पहले 2 करोड़ थी, फिर 10% की रेट पे बढ़ रही है, क्लियर है। और ये इसका फॉर्मूला है। ये क्या है, ये मैथ्स की हैंडबुक है, ठीक है ना, मैथ्स की हैंडबुक है, गॉडफादर टॉपर्स हैंडबुक, जो जिसकी पूरी बुक की फ्री पीडीएफ रिलीज कर दी है टेलीग्राम पे। मैं वहाँ से आपको बता रहा हूँ कि इस मैथ्स की हैंडबुक से बाहर कुछ भी नहीं है, क्लियर है। आ जाओ, ये बोलते हैं ए और बी दोनों एक साथ है व्यापार शुरू करते हैं। ए द्वारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बी का 7 टाइम्स है, ठीक है ना। बी ने यदि 1 किया तो ए ने 7 किया है। टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट किसके 8 के बराबर हो जाएगा, 275 है। और ए का हिस्सा बताना है, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 7 होगा 8 में से, तो 275 000 में से कितना होगा, ठीक है। अब इसमें अपन इसको भी बहुत फास्ट कर सकते हैं, मैं कैलकुलेशन पे करके बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी लास्ट डिजिट सम ये सब तो है ही साथ में, इन पे भी अपन बात करेंगे, ये भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। ये पूरा 125 को रिप्रेजेंट करता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने पता नहीं कितनी बार इस पे कैलकुलेशन करके बताया आपको। यदि इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो 125 होता है, एक 0 हटा देंगे, ठीक है ना, और 8 करेंगे तो ये 12.5 होता है। अब 125 आ गया, ये इनटू रहेगा, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 5 35, 3 हो गया, 27 7 189, तो 192। अब इसको 125 से मल्टीप्लाई कर दो, 125 से एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 125 को आप है ना कोई साधारण नंबर मत मान लेना भाई। आप देखोगे कि हर एक पेपर में जो 20-25 का 30 का सेट बनता है उसमें 125 एक बार आपको कैलकुलेशन में जरूर मिलेगा, इसलिए इस पे पकड़ बनानी है, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो 125 गुना 5 625 होता है, 2 62 कैरी हो गया। 125 गुना 2 250 और 62 312, तो 2 आ गया, 31 कैरी हो गया। 125 गुना 9, 125 गुना 8 तो 1000 होता है, तो अगला जो 9 होगा इसमें 125 ऐड हो जाएगा, 1125 और जो 31 है ये ऐड कर देंगे तो 6 5 और 11, तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। 65 था ना, 625, तो ये आ जाएगा अब 115, और 125 गुना 125 एक ही हो जाएगा, और 115 125 और 115 240, ठीक है, तो 240 625, 240 625। अब इसमें जो स्पीड है, अब आपको कुछ बच्चे हैं जो बेसिक वाले होंगे या जो बच्चे नए, उनको लग रहा होगा कि सर 125 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, हम 125 को, जैसे देखो जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस 15 को ले लिया, ठीक है ना, इस 15 को एक साथ ले लिया, और यहाँ पे इस 04 को एक साथ ले लिया। यही वो चीज़ें हैं जहाँ से आपकी स्पीड आनी है, और ये कोई बहुत मुश्किल काम थोड़ी है, 15 को एक साथ ले लिया। ये केवल देखने का नज़रिया है जो आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। 125 से मल्टीप्लाई करके मैंने बहुत बार के प्रैक्टिस करवाई है। आपको 125 की टेबल याद होनी चाहिए, जिसमें से ये 125 गुना 8 1000 होता है, ये आपका बेस पॉइंट बन जाएगा। 125 गुना 5 625 होता है, ये सबको ध्यान है, ठीक है। तो हमने 125 को डायरेक्ट लेके कैलकुलेट कर दिया। और क्या देख सकते हैं इसमें डिजिट सम भी देख सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल डिजिट सम इसमें देख सकते हैं। आओ देखो एक बार डिजिट सम में क्या होगा, इसका डिजिट सम कितना है, ये 7 5 35, 35 में 8 का भाग देंगे तो 8/8 1 हो जाएगा। तो जो डिजिट सम आएगा हमारा आंसर का वो 1 आएगा। एक बार चेक कर लो, डिजिट सम 1 पे हमारा आंसर जाना चाहिए। ये 5 और 4 9 कैंसिल हो गया, 9 डजंट काउंट, 9 काउंट नहीं होता, 9 को हटा देंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये गया, ये 4 हो गया, 1 चाहिए हमें, तो ये चला गया, 6 4 10 का 1 हो गया, ये होना चाहिए, फिर भी मैच करना पड़ेगा डिजिट सम, ठीक है ना। 5 और 4 9 गया, ये 6 है, एक ही ऑप्शन है।
तो आप इसको डिजिट सम से भी कर सकते थे, बट बहुत बार बच्चों के मन में एक डर होता है कि सर 4 ऑप्शन में डिजिट सम मैच हो गए तो क्या होगा, तो हमें पूरा भी सोल्व करना आना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हम डिविजिबिलिटी, डिजिट सम, लास्ट डिजिट और रेंज इनसे आंसर कर सकते हैं, और आज के पेपर में भी बताऊंगा, ठीक है ना। कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो जरूर मिलते हैं ऐसे जिनको हम बहुत ही पूरा कैलकुलेट किए बिना आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका इस पे पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 14 है, इसका कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, ठीक है ना। बेसिक है कि आपने जब समान समय के लिए पैसा लगाया है तो पैसे का जो अनुपात है उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। ये बैच का भी बता देता हूँ, ये निर्वाणा वीओडी बैच है, ठीक है ना, और केवल 999 में है। ये शॉर्ट पीरियड का एक ऑफर है आपके लिए, इसमें पूरा अपडेटेड है, CGL, CPO, CHSL, MTS सारे एग्जाम को कवर करेगा, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस और कंप्यूटर ये सारे हैं। और लेटेस्ट अभी जून 2023, ठीक है ना, 30 जून 2023 तक का ये अपडेटेड बैच है। इसमें सारे प्री मेंस लेवल पे हैं, तो जिन बच्चों को तैयारी करनी है उनके लिए बेस्ट प्राइस है, ठीक है। आप ये जरूर ज्वाइन करो, और सारा का सारा कंटेंट जीके, जीएस, रीजनिंग जिनमें बच्चों को भी ज़्यादा प्रॉब्लम है वो हैंडबुक्स यहाँ पे सोल्व करवा दी हैं, ठीक है। ये मैम का एक स्पेशल इंग्लिश का बैच है जिसकी प्राइस केवल 499 है, और इसमें वो कैब, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर सारा बहुत डिटेल में है, पूरी PDF हैं, लेक्चर्स हैं, CDS हो चाहे आपका बैंक हो, चाहे CGL हो, MTS हो, GD, हर लेवल पे इंग्लिश को कवर किया मैम ने। और जो मैम की बुक्स हैं आपने पढ़ी हैं, बहुत ही अल्टीमेट लेवल पे हैं, तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं गजब लेवल पे मैम ने करवाएं, इनसे बाहर कुछ नहीं है। हाँ, जो 3 की डिविजिबिलिटी सबको पता है, जो अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए, संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट 46 है नंबर सिस्टम का, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तो जितने भी नंबर्स हैं उनकी सबकी डिविजिबिलिटी लाइन से दी है, और इस पूरी PDF की, ठीक है ना, पूरी बुक की जो कंप्लीट बुक है उसकी फ्री PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर लो, पढ़ाई करना शुरू करो। पेज नंबर भी दे रखा है ये। 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच की कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो 11 का स्क्वायर नंबर लाइन पे चलते हैं, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है, बीच में मतलब ये दोनों एक्सक्लूड हैं, ठीक है ना। जब भी बिटवीन वर्ड मिलता है आपको, तो बिटवीन का मतलब होता है कि जो दो संख्याएं दी हैं वो एंड पॉइंट्स हैं, वो काउंट नहीं होते। तो 121 भी काउंट नहीं होगा, 144 भी काउंट नहीं होगा। तो इधर से जो पहली संख्या आएगी वो 122, ठीक है ना, और इधर जो लास्ट आएगी वो 143, ये है। अब 123 से हमें 143 तक जाना है, 121 से 143 तक जाना है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा। 121 में हम कितना ऐड करें, कितनी संख्याएं ऐड करें कि हम यहाँ पे 143 पर ख़त्म कर दें, बोलो। 22 हटा, क्लियर है ये पॉइंट। तो जो विजुअलाइजेशन मैं दूंगा, मैथ्स की जो अंडरस्टैंडिंग दूंगा, नंबर लाइन दूंगा और वैदिक मैथ्स की थॉट प्रोसेस दूंगा, अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। जो बच्चा मेरे साथ पढ़ेगा उसको ये सारी चीजें ना दिखाई देंगी। ये विजुअलाइज करोगे आप, ऐसे थोड़ी बनाओगे, कोई फॉर्मूले थोड़ी रटने इसके लिए। नंबर लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट है यार। और इस पे भी ना 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि जब दोनों को इंक्लूड करें, दोनों को एक्सक्लूड करें, पहला इंक्लूड हो, लास्ट इंक्लूड हो, ठीक है ना। तो वो सारी वैरायटी को हम डिस्कस करके गए हैं। क्लियर हो गया ये क्या किया। जैसे मान लो अब ये होता है 121, एक बार मैं इसको छोटा बना के बता रहा हूँ, जो बच्चे नए हैं वो समझना। 121 से 125 के बीच में कितनी संख्या है, तो इसको तो हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं, 22, 23, 24, ठीक है ना, ये 3 संख्याएं हैं। क्लियर है। तो अब मैं इसको ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि इन दोनों को हमें काउंट नहीं करना है, 125 और 121 को, इनके बीच में कितनी है। तो अब हम 121 के बाद आगे बढ़ेंगे। 121 में 1 ऐड किया, यहां आगे 2 ऐड किया, यहां आगे, और 3 ऐड किया तो यहां आगे। इसका मतलब है इस पहले नंबर को हटाकर इसमें जो ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो हम लास्ट नंबर पे पहुंच जाएंगे। क्लियर है। तो हमने 121 को हटा दिया, 121 में कितने ऐड करें कि लास्ट नंबर 143 पे पहुंच जाए, 22। ये रहा। 67 और 101 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 67 और 101 के बीच में कितनी संख्या है, ये सारी चीजें आपको गिवन है।
ठीक है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। कई बार क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, कई बार एलसीएम से करते हैं। अब एलसीएम पे भी जाने की जरूरत नहीं, आप इसी को चेक कर सकते हो। देखो बेस 30 कर दें तो ये तो 17 है, ये इसको डबल कर दें तो ये 14 हो जाएगा। क्लियर है। इसको 20 को 30 बनाएंगे तो इसमें 50% ऐड किया तो इसमें भी 50% ऐड कर दो, आधा 5.5 ऐड कर दें तो 16.5, ठीक है। एक ये बचा है, ठीक है ना। इसको देखो 27/50 है और इसको 30 में से कितना होगा। इसका मतलब क्या है कि 50 में से यदि 27 है तो 30 में से क्या होगा। ये जो फॉर्म है ये आर्यन रेशियो है, ठीक है ना। ये आर्यन रेशियो, ये बहुत बार मैंने समझाया और पूरी मैथ्स का बेस है, पूरे फॉर्मूले का बेस है, ठीक है ना। मैं ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ भाई, बाहर आके डायरेक्ट हो जाएगा ये। तो जो x है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 27/50 गुणा 30, और इसको 100 बना दें तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 0 चला गया, 1 10 नीचे बचा हुआ है। 27 गुणा 3 81, और 81 इंटू 2 162, तो 16.2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 16.2। अब चेक कर लो, हमें केवल जो बदलना था वो इस एक नंबर पे बदलना था, ठीक है ना। आप ये तो फिर भी आसान है, जब एलसीएम वगैरह लेते हो तो सारी संख्याओं को चेंज करना पड़ता है। अब देख लो सबसे बड़ा 17, ठीक है, सबसे बड़ा होगा 17, ये दो नहीं है। ऑप्शंस पे जरूर आपको नजर रखनी है भाई, ये दो हो सकते हैं। फिर इसके बाद आएगा 16.5, 11/20, 11/20 है, और ये 27/50 है, ये नहीं होगा, ये आंसर है। इसके बाद भी चेक कर लो 27/50 16.2, और ये 7/15, ये 14 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। क्लियर है, यहीं पे सोल्व करना है। ये अभी मैंने बताया था आपको कि इनके 4 टाइप से इनको सोल्व करवाए, 4 तरह की एप्लीकेशंस हैं जब हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं। तो आ जाओ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने। ये बोला कि दो संख्याओं का HCF एलसीएम का 1/20वां हिस्सा है, तो एक संख्या 96 है, उन दोनों का डिफरेंस 456 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पे अगेन नंबर लाइन, ठीक है ना। नंबर लाइन पे एक बार आप इमेजिन करना शुरू कर दोगे ना तो बहुत फास्ट हो जाएगा। इसमें जो गेम था, ठीक है ना, वो गेम केवल यहीं पे था, ठीक है। अब मान लो ये HCF है, HCF हमेशा छोटा होता है, ठीक है ना। HCF है, ये यदि x है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 20x। ये 0 है ओरिजिन, नंबर लाइन पे लेके जाऊंगा। धीरे धीरे जब आप मेरे साथ रेजोनेंस में आ जाओगे तो आपको ये बनाना नहीं पड़ेगी वैल्यूज, आप इसको नंबर लाइन पे इमेजिन करने लग जाओगे। क्लियर है। अब आ जाओ, तो 0 से हम चले x पे पहुंचे तो हमें HCF मिला। फिर ये बोला कि इस HCF का 20 गुना, ठीक है ना, एलसीएम है। तो अब इन दोनों का गैप बताओ, ठीक है ना। ये तो x हो गया यानी 1 हो गया, और ये इसका 20 गुना 20, तो 1 और 20 का गैप कितना 19x। ये जो 19x है ये 456 है। केवल ये इंफॉर्मेशन थी जो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट थी। जो बच्चा नया है या जिसकी जो ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस नहीं किए हैं उसके लिए ये इंफॉर्मेशन रिलेट करना जरूरी था। और जिस बच्चे को यहाँ इस इंफॉर्मेशन में रिलेट करने में टाइम लगा है वही टाइम खराब करेगा, अदरवाइज बहुत आसान है। अब आसान है, x की वैल्यू फाइंड कर लो। 19 इंटू 2 38, 76 तो 4, तो x ये आ जाएगा 24। इसका मतलब जो HCF है ये हो गया 24 और इसका 20 गुना, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 480। ये हमारा आ गया एलसीएम। HCF एलसीएम पता है, एक संख्या पता है, दूसरी संख्या पूछिए, ठीक है ना। a इंटू बी और HCF इंटू एलसीएम कर दो। एक संख्या दे रखी है इसने 96, दूसरी पूछिए HCF कितना है 24 और एलसीएम कितना 480। ये 5 बार कैंसिल आउट करेगा इसको, तो 24 5 120, 24 गुणा 5 120, ठीक है। तो अब ये आप अपने, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप अपने नोट्स में जरूर ले लेना भाई, ठीक है ना। ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये नई इन्फॉर्मेशन थी, तो इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। ये इस वैरायटी पे जो क्वेश्चंस हैं वो दे दिए हैं आपको। दूसरा HCF और एलसीएम दे रखे हैं, एक संख्या दे रखी है दूसरी संख्या, तो सीधा सा वही और आर्गुमेंट है A B और HCF और एलसीएम, ठीक है ना। एक संख्या HCF 11 है, ये 693 है, एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या। ये पता नहीं कितनी बार मैंने
और आज से, आज नहीं 5 साल पहले, आप यदि न्यून क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे 5 साल पहले वीडियो देखोगे तब भी आपको ये मेथड मिल जाएगा, ठीक है ना, लास्ट डिजिट मैच करने का। मजाक नहीं है, शायद उस पर 1 मिलियन व्यूज भी हैं उस वीडियो पे। 8-7 क्वेश्चंस करवाए जो पुराने आए हुए हैं, 10-10, 15-15 साल पुराने में, ठीक है ना। तो जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि अब नया आ रहा है, ये हो रहा है, ठीक है ना, नया बैच ले लो, ऐसे कर लो, ठीक है ना, सब पागल बनाने की बातें हैं। मैथ कोई बदलती है क्या? 5 साल पुराना, और इस ये तो वीडियो है 5 साल पुराना, तो एलसीएम के किलर कॉन्सेप्ट इस टाइप से, उससे में जो पीछे के 10-12 साल के ना सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, और सारे फटाफट यूनिट डिजिट से। लास्ट डिजिट देखो यहां पे कितना है, 3, ठीक है। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाए 9, 9 7 63, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो बी दूसरी संख्या उसका लास्ट डिजिट 9 होगा, ये रहा। मल्टीप्लाई कर दो, 7 गुणा 4 28, लास्ट डिजिट 8 आएगी। नहीं, हमें तो क्या चाहिए, 3 चाहिए। 7 गुणा 5 35, लास्ट डिजिट 5 है। 7 गुणा 6 42, लास्ट डिजिट 2 है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। और ये तो संख्याएं बहुत आसान है, जो मैंने क्लास करवाई हो ना एचसीएफ वाली, एलसीएम एचसीएफ, उसमें तो वैल्यू भी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज थी, 5-5 6-6 डिजिट की वैल्यूज भी आई हुई हैं जो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब यहां तो डायरेक्ट ये भी पॉसिबल है, 77 इंटू करेंगे कितना बन जाएगा, 9 7 63, तो 630 प्लस 63, ठीक है ना, तो 99 बन जाएगा। ये 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 9, ठीक है। क्लियर है? ये तो बहुत आसान है। बहुत बार इस लॉजिक से आप जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं, बड़ी वैल्यूज आते हैं, वो भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। याद रखना लास्ट डिजिट, और एक बार जाके 5 साल पुराना वीडियो भी चेक कर लेना, ठीक है ना। 1 मिलियन व्यू है शायद उस पर, और 5-5 6-6 डिजिट वाली क्वेश्चंस भी डायरेक्ट करवाएं, ठीक है ना। ये आ गया एलसीएम इंटू एचसीएफ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ये कॉन्सेप्ट नंबर 38 है। एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है ना। ये करवा रखे हैं। आगे चलो, ये मैथ्स की हैंडबुक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस बुक की पूरी कंप्लीट बुक की, ठीक है ना, कंप्लीट बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, और जल्दी ये बुक प्रिंट में भी दे दी है, ठीक है ना। प्रिंट होके भी आ जाएगी, तो जिन नेक्स्ट वीक में आ जाएगी, तो जिन बच्चों को बुक की फॉर्म में चाहिए वो वह ले लेना, पीडीएफ से पढ़ सकते हो, पढ़ लो, कॉन्सेप्ट भी है और प्रैक्टिस है। आ जाओ। गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है, ईएमआई का भुगतान करना है, उसकी इनकम है 80,000 और बच्चों की शिक्षा पर 15%, ठीक है ना, घरेलू पर 40। अब रिमेनिंग वाला नहीं दिया, यदि रिमेनिंग देता तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनता है क्वेश्चन, ठीक है। जीपीएफ में 10% और बचत खाते में 15% है, और जो बचा है वो उसका ईएमआई में जाता है। तो देख लेते कितना खर्चा कर दिया, 15-15 30 40 40 80, तो उसने 20% है वो ईएमआई में जा रहा है। तो 80,000 का 20% 16,000, 10% 8,000, 20% 16,000। ये सेम है कि आय का X% भोजन पर, Y% कपड़ों पर, ऐसे P रिमेनिंग है, तो 100 माइनस X प्लस Y प्लस ये P की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 20% ने अपना मत नहीं दिया, 40% अवैध घोषित हो गए, तो विजेता को 42 मिले हैं और 112 से जीत गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मान लो 100% थे टोटल, ठीक है, टोटल 100 थे, इनमें से 80% ने वोट दिया और 20% इधर चले गए। अब इस 80, ठीक है ना, एक्चुअल में टोटल की बात कर रहा है ये, तो इस 80 पर ही बात करेंगे अपन। जो 20 ने नहीं दिया उनकी बात नहीं करना, क्यों? क्योंकि वो हार जीत में उनका कोई रोल नहीं है। तो जो टोटल है उनमें से 42% विनर को मिले हैं, और जो लूजर है उसको कुछ मिले, और 40 वोट इनवैलिड हो गए, ठीक है ना, 40 इनवैलिड हो गए। ये था 40 इनवैलिड हो गए, और ये जीत गया कितने से, 112 वोटों से जीता। तो ये क्वेश्चन मैंने आप इलेक्शन के नाम से सर्च करना, ठीक है ना, इलेक्शन बाय राजा सर, ठीक है ना। इसमें इस टाइप के जितने वैरायटी हैं वो करवा रखे हैं, और ये लास्ट से लास्ट जनवरी, ठीक है ना, मतलब 1 जनवरी, ये से 2 साल पहले ये इलेक्शन के सारे क्वेश्चंस करवाए, वहाँ पे ये इस वैरायटी को मैं करवा के गया हूँ। इसमें हमें करना क्या है वो चीज़ समझो। जो इनवैलिड वोट्स हैं, ठीक है ना, या तो इक्वेशन बनेगी,
इसको इनवैलिड मान लो, इसको x% मिला और ये इनवैलिड, तो इनकी एक इक्वेशन बनेगी। लेकिन यदि हम इन इनवैलिड वोट्स को इसको हारे हुए को दे देते, ठीक है ना, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये टोटल 80% था, तो 42% इसको मिल गया और 38% इसको मिल गया, ठीक है ना। ये टोटल मिला के 38% है। ये जो इनवैलिड थे, मान लो वो हारे हुए के पास गए, यदि ये हारे हुए के पास गए तो उसकी बढ़त कम हो जाती जीतने वाले की। वो 112 वोटों से जीता, इसको 40 और मिल जाते, ठीक है ना, तो 40 की बढ़त कम होती तो वो 72 से जीतता। बस ये लॉजिक था यहाँ पे। क्या समझ में आया कि ये 42% जीतने वाले को मिले, ये इसको जोड़ दिया तो इसको 38 मिले, दोनों मिला के 80% हो रहे हैं, ठीक है ना। और जो 40 बढ़त कम करता तो 72, तो इनका जो गैप है वो समझ में आ गया। 4% है वो 72 है, 1% कितना हो जाएगा 18, 100% 1800, ठीक है। और इस पे एक नहीं, पता नहीं कितने क्वेश्चंस करवाए हैं। हम बार बार उसी आर्गुमेंट पे जाते हैं कि जो इनवैलिड है, ठीक है ना, उसको हारे हुए को दे दो, उससे इक्वेशन वगैरह नहीं बनानी पड़ेंगी, और डायरेक्ट हम कहां पहुंच जाएंगे, इस आर्गुमेंट पे पहुंच जाएंगे कि जो बढ़त है वो कम हो जाएगी बस, ठीक है ना। तो इसको ये अलग अलग इक्वेशन बनाने की वजह इसको साथ में जोड़ दिया, वो 42, ये 38, ठीक है ना। गैप है 4% का, और वो 4% 72 के बराबर है, टोटल 1800। क्लियर है। इस पे आप ये जिन बच्चों को इलेक्शन के क्वेश्चन में टाइम लगता है वो ये जरूर देखना, इलेक्शन बाई राजा सर, ठीक है ना, सर्च करना, उसमें इस वैरायटी के कितने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। क्लियर है। आ जाओ, ये यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में बता दिया है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट नंबर 80 है इलेक्शन का, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन से और अच्छे बढ़िया कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी करवाए, प्रीवियस ईयर भी करवाए हुआ है। चले आ जाओ, ये तो अभी अपन करके गए थे, वृद्धि दर 2% है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला भी बताया है। और टेलीविजन पे जो अंकित मूल्य है वो 18,000 है, 40% का डिस्काउंट है, 10% का प्रॉफिट है। इसको नंबर लाइन पे लेके चले। कोई दुकानदार उसने मार्क किया, ठीक है ना, फिर उसने डिस्काउंट दिया, मान लो उसने 10% का डिस्काउंट दे के ये बेचा इस पे। अब ये उसका क्रय मूल्य था और इस पे भी उसने बेचा है, तो ये जो गैप आएगा ये क्या आएगा, P% का प्रॉफिट है, ठीक है। तो जब इस टाइप का वैल्यू बनती हैं, यहाँ पे 4-5 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, एक तो ये बनता है कि इतना डिस्काउंट इतना प्रॉफिट। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है, वो क्या है कि D1% का डिस्काउंट तो P1% का प्रॉफिट, D2% का डिस्काउंट तो P2% का प्रॉफिट, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास जो रिलेशन ना बनता है डायरेक्ट, ये इनके प्रूफ भी करवा रखे हैं मैंने, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मार्क प्राइस डिस्काउंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, प्रॉफिट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रटना नहीं है। जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियोज हैं वहां पे मैंने इनको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है, इनका प्रूफ भी दिया है। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, और इसमें भी लिंक रखना है। जैसे एक बार देखो, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन क्या होता है। यदि कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितनी होती है, 100 + P, ये बनता है ना रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ CP और 100 + P का जो रिलेशन है वो कैसा बना, इनवर्सली हो गया, 100 + P के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा रिलेशन भी देखो, जब हम मार्क प्राइस, ठीक है ना, SP का मार्क प्राइस के साथ रिलेशन देखते हैं, तो देखो यदि मार्क प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 - D, डिस्काउंट देने पर। यदि D% का डिस्काउंट दिया है तो मार्क प्राइस 100 रुपये है और D% का डिस्काउंट दिया है तो 100 - D आ जाएगा। यहाँ से देखो, ठीक है ना, MP का 100 - D के साथ इनवर्स का रिलेशन है। इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो सेम है। पॉइंट समझ में आ गया। इन दोनों केस में ये दोनों केस मर्ज कर दिए, तो जो सेलिंग प्राइस है वही सेलिंग प्राइस इस CP के लिए एप्लीकेबल है, और ये सेलिंग प्राइस कहां से मिली थी, मार्क प्राइस को D% का डिस्काउंट देने पे। क्लियर है। तो ये यहां से बनता है। इस टाइप के पूरा प्रॉफिट एंड लॉस केवल इस एक फॉर्मूले से स्टार्ट होता है और इसी में वेरिएशंस के साथ खत्म होता है। तो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है वो यही है। TSD एक फॉर्मूले से स्टार्ट होता है, वेरिएशन बनते चलते हैं। SICI एक फॉर्मूले से स्टार्ट होता है, वेरिएशंस बनते चलते हैं। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एक फॉर्मूले से स्टार्ट होता है, वेरिएशन बनते चलते हैं। क्लियर है। तो इन दोनों से ये रिलेशन डायरेक्ट मिल जाएगा। अब इसको देख लो आप,
18,000 अंकित मूल्य है, ठीक है ना। तो सीपी कितना हो जाएगा, प्रॉफिट है 10% 110 और 40% डिस्काउंट है तो 100 माइनस 40 60, ठीक है। तो सीपी कितना हो जाएगा यहाँ से 18 गुणा 6 108 000/11, ठीक है। अब इसमें भाग दे दो और एक बार इसमें लास्ट डिजिट भी चेक कर सकते हैं। हाँ, वो लास्ट डिजिट चेक कर लें। यहाँ से देखो जो पूरा भाग नहीं जा रहा है, ये तो ऑप्शन भी बता रहे हैं कि भाग पूरा नहीं जा रहा, तो ये जो 0 है ये बनना चाहिए। कैसे, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 और 3 ऐड कर देते हैं, 4 लास्ट डिजिट 4 बनेगी। इसमें देखो 8 और 2 10 लास्ट डिजिट 0, इसमें 1 और 5 है लास्ट डिजिट 6 और 1 और 1 2 लास्ट डिजिट 2, तो ये आंसर जाना चाहिए, ठीक है। ये आपको एक, अब यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत अच्छे से, ठीक है ना। कई बार क्या होता है बच्चे जब घर पे सोल्व करते हैं तब वो पूरा का पूरा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, और फिर वो एग्जाम में ये उम्मीद करते हैं कि वो बहुत फास्ट कर देंगे या ये चीज़ें अप्लाई कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप हमेशा याद रखना ये बात। जैसे मान लो आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, तो जब भी मुड़ो तो आपको इंडिकेटर देना। आप लेफ्ट में मुड़ना है, लेफ्ट का इंडिकेटर, राइट में मुड़े, राइट का इंडिकेटर। यदि आपकी आदत है, हैबिट है, ठीक है ना, तो ये हमेशा आप फॉलो करोगे। अब कोई बच्चा ये सोचे कि यार सड़क खाली थी तो मुझे इंडिकेटर देने की जरूरत ही नहीं है, तो जब उसको जरूरत होगी ना तब उसको याद नहीं आएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट समझ में आ गया कि जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, चाहे आप घर में बैठे हो चाहे एग्जाम में, तो आपको हमेशा ये चीजें सोचनी है, तभी आप इनके लिए नेचुरल होगे। अदरवाइज ये रहेगा कि सर एग्जाम में नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने घर पे काम नहीं किया, इस पे टाइम नहीं दिया, ठीक है। हाँ जो, तो जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं तब भी मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूं। जब आप घर पे सोल्व कर रहे हो तो पहले ये होना चाहिए कि ऑप्शंस को इवेलुएट करना है। जब आप क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करते हो चाहे घर पे चाहे एग्जाम में, तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे खत्म होता है। बच्चे क्या करते हैं, बस यहाँ तक पढ़ा और इक्वेशन बनाने के लिए भागते हैं। नहीं, ऑप्शंस क्वेश्चन का पार्ट है, इसलिए हमेशा ऑप्शंस को साथ में पढ़ना है क्वेश्चन के, वहां से आपको हिंट मिलेगी। गेम केवल नॉलेज का नहीं है, गेम ये है कि आप कम टाइम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करते हो, और उसमें ऑप्शन बहुत हेल्प करता है, अभी प्रूव कर देंगे, ठीक है। और ये भाग भी आप फास्ट दे सकते हो। मान लो 2 में ऑप्शन मैच हो रहा है वो, तो आप डायरेक्ट भाग दे सकते हो। 108 में 11 9 99, ठीक है ना, तो 9 बच जाएगा, 90 11 8 88, ठीक है ना, 20 11 1 11 9 90 11 8 88 और 2 बच गया, 90 में से 88 घटाया तो ये आ जाओ, ठीक है ना। ये भी फास्ट है। अब ये मत बोलना कि सर मैं तो ऐसे भी बहुत फास्ट करता हूं, मैं ऐसे नहीं करूंगा, ठीक है ना, ये मत बोलना, क्योंकि यहाँ आप आराम से बैठ के देख रहे हो क्लास है, ठीक है ना। जब आप सोल्व कर रहे हो ना घर पे बैठ के, तो भी आप बहुत रिलैक्स वे में सोल्व कर रहे हो। एग्जाम में एक प्रेशर होता है अलग ही, ठीक है ना। तो 2 गुणा 3 ये 5 दिखता है, जब 2 गुणा 3 5 दिखता है ना, तो इसको 5 बार सोल्व करके चले जाना, 5 बार इसको रीचेक कर लेना। जब आंसर नहीं मैच होता ना, तो ये 2 गुणा 3 हमेशा 5 ही दिखेगा फिर एग्जाम में। जब कोई दूसरा बताएगा, एग्जाम से बाहर निकल के सोचोगे ना, तो समझ में आएगा कि यार ये तो 6 करना था, ठीक है ना। इसलिए जैसे मैं बता रहा हूं फॉलो करनी है चीजें। 20 साल 20 ईयर्स हो गए यहाँ पे मैथ्स को पढ़ते पढ़ाते, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कभी भी कि सर मैं ऐसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो तो ये बोलता था, ये हो जाएगा। क्लियर? चलो, ये पूरा ये कॉन्सेप्ट दे रखा है, ये रहा कॉन्सेप्ट 21 है, चैप्टर नंबर डिस्काउंट, CP/MP 100 - D 100 + P, ठीक है। और ये 21वें नंबर पे है कॉन्सेप्ट, इसका मतलब इससे पहले 20 कॉन्सेप्ट आपके डेवलप करवाए हैं, फिर अपन यहाँ पे पहुंचे। क्लियर है? हाँ जो ऐसा ही CA का ये भी बहुत ही अच्छा, नहीं ये तो असाधारण सा क्वेश्चन है। नंबर 9 पे लेके चलते हैं। ये बोला कि कोई धनराशि है 4 साल में डबल होती है, ठीक है ना। तो 1 रुपया था, ये 2 रुपया बन गया, तो ब्याज कितना मिला? 1 रुपये का ब्याज मिला, और कितने टाइम में? 4 ईयर्स में। अब साधारण ब्याज की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि साधारण ब्याज टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग निश्चित होता है। जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करो तो हमेशा आपको ब्याज पर बात करनी है, और जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की बात करो तो आपको हमेशा अमाउंट, ठीक है ना, मिश्र धन पे सोचना है। याद रखना है ये बात, ठीक है ना। तो यहां हमें ब्याज पर सोचना है। ब्याज कितना मिला? 1 रुपया मिला। कितने साल में? 4 में। तो हर 4 साल में 1-1 रुपया ब्याज मिलता चलेगा।
ठीक है ना, हर 4 साल में 1 रुपया ब्याज मिलेगा। तो 2 रुपये कितने में मिलेंगे 8 साल में, 3 रुपये कितने में मिलेंगे 12 साल में, हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा। अब वो बोला कि 7 गुना बनाना है, 1 रुपये के 7 रुपये बनाने हैं, तो ब्याज तो 6 रुपये हुआ ना, एक तो हमारे पास था, 1 रुपया दिया और 7 वापस ले लिए, तो जो ब्याज है वो कितना हुआ, जो इंटरेस्ट है 6 रुपये, ठीक है ना, 6 रुपये का इंटरेस्ट मिला है। तो 4 साल में 1 रुपया मिलता है, तो 6 रुपये के लिए कितना हो जाएगा 24 ईयर्स, ठीक है, हर साल ये 1-1 रुपया ब्याज मिलता रहेगा। 16 रुपये में 16 साल में 4, फिर 20 साल में 5 रुपये और 24 साल में 6 रुपये, ठीक है। तो ये जो नंबर लाइन है, यहाँ से आप बहुत अच्छे से इमेजिनेशन पे चले जाओगे, इसलिए नंबर लाइन बना के समझा रहा हूँ। जब आप करोगे ना तब नंबर लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब सीख रहे हो तो आपको नंबर लाइन बनानी है। क्लियर? आ जाओ, ये रहा टाइम है वो n-1 और रेट का रिलेशन बनता है, ठीक है। ये मैथ्स की बुक का बता ही दिया आपको। अरुण और भारती की एज का जो सम है वो 24 है। अरुण और भारती दोनों मिलके कितने साल के हैं, 24 साल के, और अरुण बड़ा है। अरुण और भारती की आयु दुगुनी कर दें तो एज 8 हो जाता है, ठीक है ना। तो यदि इन दोनों को डबल कर दें तो इनका जो डिफरेंस है वो 8 साल हो जाता है। तो ये क्लियर है ना, ये मैंने बना लिख दिया, बाकी इसकी जरूरत नहीं है। तो उनका जो एक्चुअल डिफरेंस है वो 4 साल का है। क्लियर है, जो आज डिफरेंस है वो 4 साल का है। तो जो बड़ा उसको वो 4 साल ज्यादा है, डिफरेंस है, इसका मतलब बड़ा है 4 साल, तो वो उसको दे दो पहले। अरुण को 4 साल दे दिया, कितना बचा 20, उसको बराबर बराबर कर दो। तो 10 अरुण के 10 भारती के, अरुण कितना हो गया 14। हटा। ये आर्ग्यूमेंट मैंने पता नहीं कितनी बार किया है, और हम बार बार जब भी जो डिफरेंस की बात करेगा ना तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या किया देखो, ये बोला अरुण और भारती 24 साल के हैं, अरुण बड़ा है, और उन दोनों की एज को डबल कर दें तो डिफरेंस 8 साल होता है। इसका मतलब जो ओरिजिनल डिफरेंस था वो तो 4 साल है, तो अरुण 4 साल बड़ा है। यदि अरुण 4 साल बड़ा है तो जो 4 इनमें से 4 अरुण को दे दो पहले, ठीक है। तो वो 4 अरुण को दे दिए, जो बच गए 20 उनको बराबर कर दिया, तो अरुण 14 ईयर्स, ठीक है। जो इंटर रिलेशन है एजेज का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये आ गया। पिता और पुत्र की में आयु में 15 साल का अंतर है। 5 साल पहले वो पुत्र की आयु का 2 गुना था, ठीक है। तो फादर है वो क्या था, 2 गुना था, और इनका डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो पुत्र है वो 5 साल पहले 15 साल का था। जो एज का डिफरेंस है, जो गैप है, वो हमेशा हमेशा बराबर रहेगा। आज आपका और आपके फादर का जो गैप है एज का, वो आज से 1000 साल बाद भी बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि 1000 साल बाद आप भी 1000 साल बड़े हो जाओगे और आपके फादर भी 1000 साल बड़े हो जाएंगे। तो जो गैप है वो हमेशा बराबर रहेगा। एजेज के क्वेश्चन में बहुत ही गजब आर्गुमेंट है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो 5 साल पहले की बात करें अपन, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 5 साल पहले जो फादर था वो 2s के बराबर था, तो फादर और सन का डिफरेंस 15 है, ठीक है ना। तो जो सन की एज आ गई वो 15 साल आ गई 5 साल पहले। तो आज कितना हो जाएगा 20 साल का। तो जो सन है वो आज 20 साल का है, ठीक है ना, 20 साल और 15 साल बढ़ाइए। इस टाइप के क्वेश्चंस में एजेज में याद रखना, जहां पे हमें 2 या 3 लोगों की एजेज की बात करें और उनकी दोनों की एज आपको ऑप्शन में दे दे, तो कभी भी ये नहीं करना है, ऑप्शन पे आ जाना है। क्या ध्यान रखना है, जब भी 2 लोगों की बात कर रहा है क्वेश्चन में और दोनों की एज दे दी तो ऑप्शन से करेंगे यार, पूरा सोल्व नहीं करना है। तब ऑप्शन में कैसे करोगे, देखो 5 साल पहले डबल कर दो, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? 5 साल पहले डबल नहीं, 25 और 40 नहीं है, ये 10 और 25 नहीं है। 5 साल पहले डबल 20 और 35 नहीं है। 5 साल पहले डबल 15 और 30 डबल, हटा। क्लियर है? इसलिए बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि आपका क्वेश्चन यहां से शुरू होगा, ठीक है ना। चाहिए इंग्लिश वाले तो उनके लिए ये, हिंदी वालों के लिए यहां से शुरू होगा और यहां पे जाके फिनिश होगा। याद रखना, ये नहीं कि ये पढ़ा और ऑप्शन बनाने लगे, नहीं, सॉल्यूशन आप यहां तक जाओगे, ऑप्शंस पे नजर रखोगे, और यहां पे जो मेन हिंट है वो क्या है, 2 लोगों की बात करो, दोनों की एज ऑप्शन में दे दिया,
दोनों की एज ऑप्शन में दे दी यार, ऑप्शन पे जाएंगे ना। मान लो केवल इसकी बेटे की एज पूछता तब हम अपन ऑप्शन से नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, तब भी करते, लेकिन फिर उसमें कैलकुलेशन और बराबर ही बन जाती, ठीक है ना। तो अपन जब दोनों ऑप्शन है तो फिर तो कुछ पढ़ना ही नहीं है यार। ये बोला कि 5 साल पहले डबल था, चेक हटा, ये बता दिया n ईयर्स पहले रेशियो ए और बी था तो m ईयर्स बाद भी रेशियो गिवन है, तो डिफरेंस ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज ऑलवेज सेम। ए और बी की एज का डिफरेंस वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है ना। अब आ जाओ, ये भी अपन कर चुके हैं। 240 625 था, डिजिट सम देख सकते हो इसमें आप, ठीक है। आ जाओ, ये नया था, ठीक है ना। और इस पे भी ये फॉर्मूला बना के दे रखा है, देखो एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, चैप्टर नंबर 18 है एवरेज, ये कॉन्सेप्ट 18 है, चैप्टर नंबर 15 एवरेज का, और पेज नंबर 219 है हैंडबुक का, ठीक है ना। यहाँ m तक की संख्याओं में गिवन है, और m यदि इवन है तो m की वैल्यू 2n हो जाएगी, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी बना रखा है। अब लेकिन होता क्या है, देखो कई बार क्या है कि बच्चे जो इस टाइप की क्वेश्चन पूछता है और उन्होंने मान लो पहले कोई फॉर्मूला नहीं देखा या एग्जाम में नहीं क्या होता, तो वो डर जाते हैं कि अरे यार स्क्वायर्स की बात करने लग गया तो क्या करूं, ठीक है ना। तो आपको एक बार थोड़ा सा पैनिक नहीं होना, उस टाइम थोड़ा सा पेशेंस रखना और सोचना कि यार कर सकते हैं क्या। पहले 5 सम प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है, उसको तो डायरेक्ट जोड़ दो यार स्क्वायर करके, 4 फिर 4 16, ठीक है ना, फिर 6 36, 8 64 और 10 का 100, ये डायरेक्ट जोड़ दो, 5 से भाग दे दो, कितना आसान है। ये 100 और ये भी 100, 200 और ये 20, 220 में 5 का भाग देना है, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 44, ये भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो 10 हो जाएगा, ये 0, 22 गुना 2 44, ठीक है ना। ये लो, क्लियर है। और इसमें यदि हम 4 कॉमन ले लें, देखो एक बार 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ जो स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा 1 + 4 + 9 + 16 + 25, ठीक है। और इनमें 5 से डिवाइड करना है फिर, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 4 का मल्टीपल भी होगा, ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ 4, ये भी चेक कर सकते हो। यदि बड़ी वैल्यूज दे दे तो 4 का मल्टीपल पे चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 5 हो गया, ये 30 और ये कितना बनेगा देखो, ये 5 हो गया और ये 30 हो गया, ठीक है ना, 30 और ये हो गया 25 तो 55 हो गया, 55 में 5 से डिवाइड किया तो 11 हो गया, 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो ये तो एक वो छोटी वैल्यू थी, इनको तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मान लो बड़ा है तो कई बार इस बात के चांस होते हैं कि आप मल्टीपल देख लो। और CGL मेंस, ध्यान से सुनना, CGL मेंस 2017, ठीक है ना, सबसे अच्छे क्वेश्चन आए थे। और उनमें भी जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, उसने वर्गों का योग, क्यूब का योग, विषम संख्याओं के क्यूब का योग, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। वहाँ पे 8 का मल्टीपल, ठीक है ना, डिजिट सम, वहाँ से आंसर जा रहे थे, ठीक है ना, आप चेक कर लेना। और मल्टीपल और डिजिट सम से आंसर गए हैं। और उसके लिए मैंने पूरी बुक की PDF दे रखी है, कंप्लीट बुक की PDF दे रखी है CGL मेंस के पेपर्स की, ठीक है ना, 2010 से लेकर 2022 तक के सारे सेट्स, ठीक है ना, ये शायद 28 सेट्स हैं या 29 हैं, सारे सेट्स की बेस्ट सॉल्यूशन के साथ पूरी बुक की PDF फ्री में अवेलेबल है टेलीग्राम पे, आप वो ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको और वैरायटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसकी बुक भी आती है, जो परचेज करना चाहो वो बुक परचेज कर लो, ठीक है। आ जाओ, 67.5 kg मूल्य के चावल को 60 के साथ मिलाया जाता है तो 64 किस रेशो में बनेगा। बहुत ही आसान है, ये नंबर लाइन पे लेके चलते हैं। ये 67.5 है, ये 60 है, 64 में मिलाना है, इनका गैप ले लो, ठीक है ना, ये 4 का गैप है और ये 3.5 का गैप है, तो ये 7 और 8 का रेशो बनेगा, तो ये यहाँ पे इन्वर्स बनता है, ठीक है ना, तो 8/7, ठीक है। ये जो नंबर लाइन है न्यू एलिगेशन है, इसके गजब एप्लीकेशंस हैं, मैंने YouTube पे बहुत सारा करवा रखा है,
ठीक है ना। मिक्सचर एंड एलिगेशन बाय राजा सर, ये सर्च करना, इन पे सारे वैरायटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। आ जाओ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में जरूर इसने थोड़ी सी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बनाए हैं। आ जाओ ये भी कर लेते हैं। ए किसी काम को 30 डेज में करता है, बी 50 में करता है और सी 40 में करता है। जब तीनों का टोटल वर्क देखें तो एलसीएम हो जाएगा 3, 4, 5, तीनों को प्राइम है तो इनका मल्टीपल हो जाएगा 15 गुणा 4 60 और एक 0 आ जाएगा। ये टोटल वर्क हो गया हमारा। ठीक है ना। एफिशिएंसी देख लो, ए की एफिशिएंसी भाग दे दो 20, बी की एफिशिएंसी 12 और सी की एफिशिएंसी 15। ठीक है। अब ये बोला कि ए को एक दिन बी आता है और एक दिन सी आता है, साथ में बारी बारी आते हैं। ये बोला ना 1 डे एंड बी ऑन नेक्स्ट डे, नहीं इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत है, बी आएगा और ये सी। तो एक दिन बी आएगा और अगले दिन सी आएगा, ऐसे ये चलता रहेगा। तो पहले दिन कौन आएगा, ए और बी, फिर दूसरे दिन कौन आएगा, सेकंड डे कौन आएगा, ए और सी। ए आएगा तो कितना काम करेगा, ए आएगा तो कितना काम करेगा 30 नहीं 20, ए 20 करेगा, बी कितना करेगा 12, अगले दिन ए 20 करेगा और सी कितने करेगा 15। तो पहले दिन कितना काम होगा 32 और अगले दिन 35। इसका मतलब ये है कि पहले दिन टोटल वर्क है 600 काम करना है। उस 600 में से 32 काम ए ने और बी ने कर दिया, अगले दिन 35 कर दिया दोनों ने, ए ने और सी ने। तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में जो वर्क हुआ वो हो गया 67। हमें कितना करना है, 600 करना है। ठीक है ना। तो ऑप्शन पे आ जाओ। तो ऑप्शंस में चलें तो 17 है, तो इससे पहले 16 पे ले चलें तो 16 हो जाएगा। तो 16 दिन में कितना काम होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से 48 480 प्लस 8 7 56 तो 536 536। 16 दिन में काम हो गया। अब 17वें दिन कौन आएगा, पेयर बनते आ रहे, फर्स्ट 2 3 4 5 6 ऐसे 16 दिन हो गए। तो जो 17वां दिन होगा उस दिन कौन आएगा, ए और बी आएंगे, तो 32 काम ये कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 6 और 568 वर्क हो गया। अब रिमेनिंग कितना है 600 में से 32 रिमेनिंग है वर्क। यदि ए और सी दोनों एक साथ आते, अब दोनों एक साथ आए हैं ए और सी, 18वें दिन ए और सी पूरा दिन काम करते तो 35 वर्क कर देते, लेकिन 35 तो वर्क है ही नहीं, 32 ही है। इसका मतलब पूरा एक दिन नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो पूरे दिन करते तो 35, लेकिन 32 ही वर्क है, तो 32/35। ठीक है ना। मान लो 35 होता तो 30/35 कितना हो जाता 1, तो हम ये 1 ऐड कर देते 17 + 1 और ये हो जाता 18। क्लियर है। लेकिन पूरा 18वां दिन नहीं लगेगा, एक दिन 18 दिन के 18वें दिन के 35 हिस्से करेंगे, 35 काम करते हैं, उनमें से उन्होंने 32 हिस्से काम किया है। ठीक है ना। पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है। इसको ऐसे भी समझ लो, मान लो वो पूरे दिन में केवल 35 मिनट काम करते हैं। ठीक है ना। और 1 मिनट में ये एक काम कर दिया, तो 32 मिनट काम किया उन्होंने। ठीक है ना। 32 काम करने के लिए जो रिमेनिंग था, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। और वैसे भी इसने 35 हर बार नीचे रखा है, तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। फिर भी क्लियर होना चाहिए कि पूरा एक काम होता तो 35/35 बनता, लेकिन 32 ही है तो 32/35। क्लियर, ये बता दिया है। आ जाओ रेसेस पे अभी लगातार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है ना। और रेसेस पे मैंने बहुत अच्छे से सारी वैरायटी करवा रखी है। इसमें एक डायरेक्शन होगी, 2 अपोजिट डायरेक्शन होगी, पहली बार मिलेंगे, और ओरिजिन पे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार कब मिलेंगे। ठीक है ना। इस टाइप के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। अभी आपके केवल 2 लोगों की बात हो रही है, फिर इसका जो नेक्स्ट वर्जन आता है 3 लोगों की बात करता है। ठीक है ना। तो ये जो ट्रैक है ये 1200 मीटर का है। ए दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए और बी, और ए जा रहा है 18 km/h। 18 km/h का मतलब होता है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। ये ध्यान रखना डायरेक्टली। 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। अब 27 कितना हो जाएगा, 18 का 50% हो गया, 50% बढ़ गया, तो 5 का 50% बढ़ा दो, 2.5 और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है ना। ये 5/18 ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट याद रखने चीज़ें। तो हमने देखा कि ए की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है। क्यों? क्योंकि मीटर में आंसर हमारा सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में जाना पड़ेगा। ये 7.5 मीटर पर सेकंड है। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए और बी। और ये बोला कि पहली बार एक साथ कब आएंगे ये, तो पहली बार एक साथ तब आएंगे जैसे मान लो ए और दोनों ने भागना शुरू किया, तो बी तेज भाग रहा है, ठीक है ना, तो बी भागता रहेगा। बी जैसे यहां पे पहुंचा तो ए पीछे रहेगा, ठीक है ना। फिर बी और भागेगा, ए यहां पहुंचा तो बी यहां पहुंच गया। ऐसे करते करते जब ए बी एक पूरा का पूरा सर्कल एक्स्ट्रा दौड़ लेगा, ठीक है ना, पूरा सर्कल एक्स्ट्रा दौड़ लेगा रिलेटिव स्पीड से। क्यों? क्योंकि ए भी भाग रहा है, तो जो बी है वो एक पूरा सर्कल पूरा कर लेगा ए के कंपैरिजन में रिलेटिव स्पीड से, तब साथ में मिलेंगे, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 1200। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये घट जाएगी, तो 2.5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करना है, ये 4 हो जाएगा, 12 × 4 48 × 10 480 सेकेंड, ठीक है ना। तो 480 सेकेंड बाद में दोनों एक साथ मिल जाएंगे। आगे चलो, ये रिलेटिव स्पीड होगी। ये बोलता है कि 10 रेफ्रिजरेटर और 4 मोबाइल का टोटल जो कीमत है वो 210 है, 6 का और 2 का 122 की है, और एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फ़ोन बताने हैं, ठीक है। तो देखो 10 रेफ्रिजरेटर प्लस 4 फ़ोन, ये कितने के हैं? 210 के, ठीक है। और फिर 6 रेफ्रिजरेटर और 2 फ़ोन, ये हैं 122 के। अब हमें 2 तो फ़ोन चाहिए और एक रेफ्रिजरेटर, तो इनमें सबसे बेस्ट यही है कि एक को कंपेयर कर दें, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। इसमें जो CGL मेंस हुआ था 2017 वाला, CGL मेंस 17, उसमें 3 वेरिएबल के साथ भी क्वेश्चन थी। डबल कर दो, तो 2 + 4p बराबर डबल कर देंगे तो 244, यहाँ पे घटा दें इसमें से, तो 2r की वैल्यू आ जाएगी 34। तो एक रेफ्रिजरेटर हो गया 17,000 का, ठीक है। और एक रेफ्रिजरेटर यदि 17,000 का है तो इसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 170, ठीक है ना। प्लस 4 कितना रह जाएगा? 170 कम कर दो तो 40, तो 4 फ़ोन 40,000 के हैं, तो 2 फ़ोन कितने के हो जाएंगे? 20,000 के, ठीक है ना। तो 17 और 20 से 37, 17 और 20 37, ठीक है। ये इक्वेशंस बना दी हैं। आ जाओ, एक टेंजेंट है, AD टेंजेंट है और ABC एक सिकेंट है। तो टेंजेंट और सिकेंट दे रखा और इनकी लेंथ दे रखी है, तो जो बेसिक रिलेशन है वो क्या है? AD और ABC, ठीक है। और इसमें AB दे रखा है आपको 8। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि जो बेसिक रिलेशन है टेंजेंट सिकेंट की लेंथ का, वो ये बनता है। और यहाँ इनके एंगल्स का, टेंजेंट और सिकेंट के एंगल, टेंजेंट सिकेंट थ्योरम बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो एंगल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एंगल के टेंजेंट सिकेंट के थ्योरम से आते हैं। तो लेंथ की बात कर रहा है, ये हमें से पूछा इसने AD x, ठीक है ना। तो x² बराबर क्या हो जाएगा? 8 × ये पूरा AB × AC, तो 18, 18 8 144, तो 144 का रूट कर देंगे तो 12। बहुत आसान था, बस ये ध्यान रखना है कि ये इस टाइप की सिली मिस्टेक नहीं हो जाए, ठीक है। ये आ गया, ये P पॉइंट से C पे है और PBC ये दे रखा है, और इसका एक छोटा सा प्रूफ भी दे दिया है, ठीक है ना। ये कैसे वर्क करता है, प्रूफ वगैरह जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है पूरी हैंडबुक में प्रूफ भी दिए आपको। और ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट नंबर 235 है, ठीक है ना, 235। तो जितने कॉन्सेप्ट हैं सारे करवा दिए हैं। त्रिज्याओं का योग वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर है। मान लो 2 सर्किल हैं और उनकी जो रेडियस हैं R1 और R2, और ये दोनों को मिलाएं तो उनका जो सेंटर्स के बीच की दूरी उसी के बराबर ही है, ठीक है ना। तो ऐसा कब होगा? जब दोनों बाहर से टच करेंगे। इसमें 2-3 केस बनते हैं, जब दोनों की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो कम हो जाए, R1 + R2 से कम हो, तो वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, क्लियर है। और जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए R1 + R2 से,
तो क्या होगा कि वो दोनों टच नहीं करेंगे, दूर दूर हो जाएंगे। इनका R1 और R2 से ज़्यादा डिस्टेंस तो टच नहीं कर रहे हैं, यदि ये कम है तो 2 पॉइंट पे टच करेंगे, ठीक है ना, तो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और अदरवाइज ये 1 पॉइंट पर ही टच करेंगे। क्लियर है? तो क्या बोलेगा, बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं। ठीक है, आ जाओ, ये बाहरी रूप से स्पर्श कॉमन टेंजेंट वाला हो गया। ये बुक्स हैं, ये मैथ्स की बुक है, मेंस वाली। ठीक है, इस बुक की कंप्लीट बुक की फ्री PDF अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे। इसमें 28 सेट्स हैं 2010 से लेकर, तो सारे सेट्स के जो सॉल्यूशन है बहुत ही डिटेल में और न्यून अप्रोच के साथ एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन दिए हैं, वो आप देख लेना। इधर CGL मेंस इंग्लिश वाली बुक है, ठीक है ना। इस बुक की भी कंप्लीट PDF फ्री में अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे। किस नाम से है टेलीग्राम? न्यून क्लासेज, ठीक है ना। न्यून क्लासेज का टेलीग्राम चैनल है, इस पर इसकी पूरी PDF अवेलेबल है और ये बुक्स आपने पढ़ी होंगी, ठीक है ना। अल्टीमेट बुक्स हैं। आपका जम्बल्ड और क्लोज टेस्ट के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी, और पिछले टाइम से जब पैटर्न चेंज हुआ है CHSL, MTS और CGL, तो इंग्लिश का वेटेज बढ़ गया है और उसमें भी क्लोज टेस्ट जम्बल्ड बहुत अच्छे लेवल पे आ रहे हैं। तो बुक आपके बहुत हेल्प करेंगे, एक विजन दे देंगे आपको, ठीक है ना। वर्ड पावर, अब वर्ड पावर में और अवतार में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर अवतार लें या वर्ड पावर, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूं। अवतार और वर्ड पावर दो डिफरेंट बुक्स हैं और दोनों का पर्पज भी अलग है। वर्ड पावर में 2000 वर्ड्स हैं, ठीक है ना, 2000 वर्ड्स हैं और केवल डेफिनेशन है, ठीक है, 2000 वर्ड है और केवल डेफिनेशन है। अवतार में आपको डेफिनेशन के साथ साथ सिनोनिम है, डेफिनेशन तो है ही है, सिनोनिम है, एंटोनिम है और स्पेलिंग एरर्स हैं, ठीक है, और स्पेलिंग एरर्स हैं। तो ये और अवतार में 10,000 वर्ड हैं, इन्हीं 2000 से बढ़ा दिया है। तो जो बच्चा वर्ड पावर पढ़ चुका है उसको अवतार जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसका बेस तैयार है 2000 का, अब वो फटाफट 10,000 तैयार कर देगा। जिस बच्चे ने 2-3 साल मेहनत कर ली है इंग्लिश पे, ठीक है ना, नोट्स वगैरह बना लिए हैं, वो कैब पे वर्क कर लिया है, उसके लिए डायरेक्ट अवतार है, ठीक है ना। वर्ड पावर मत पढ़ो चाहे, जिसने 2-3 साल तैयारी कर ली और वो कैब पे काम किया है। जो बच्चा बेसिक वाला है, बिल्कुल बेसिक वाला है, हिंदी मीडियम से है या जिसने अभी तैयारी स्टार्ट की है, तो उसके लिए पहले वर्ड पावर पढ़ना है, ठीक है ना, उसको पहले वर्ड पावर पढ़ना है। ये आपको रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स उनका एक विस्तृत क्लियरिटी दे देगा, डिटेल में आपको समझा देगा कि रूट क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, ठीक है। और आप इसको, जो बिल्कुल बेसिक वाले बच्चे हैं, पहले आप वर्ड पावर कर लो, ठीक है ना। 1-1.5 महीने में पूरी बुक हो जाएगी। जब आप 1-1.5 महीने में वर्ड पावर पूरा कर लो, फिर आपको अवतार पे जाना है, ठीक है ना। अवतार तो मस्ट है, क्यों? क्योंकि अवतार में बहुत डिटेल में रिसर्च के साथ चीज़ें सेट की हैं, तो आप बहुत जल्दी अपने जो बेस है वो कैब का वो तैयार कर लोगे। और ये भी उतना ही ट्रू है कि इंग्लिश में वोकैब में ही टाइम लगता है। जिस बच्चे की वोकैब स्ट्रॉन्ग है वो कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, जंबल सब आसानी से कर देगा और ग्रामर में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और दूसरी विडम्बना बोलो चाहे कुछ भी बोलो, अभी लगातार जो इंग्लिश के पेपर आ रहे हैं उनमें ग्रामर का वेटेज लगातार कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये वे आपको समझा दिया है। अब आ जाओ, हमारे पास 2 ट्राइंगल है XYZ और PQR और दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। तो इनमें XY 6 है, ये 1 है। भुजाओं का कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो है, तो इनका जो एरिया होगा वो इनके स्क्वायर में होगा, तो 36 और 1 का स्क्वायर 36 और 1 के रेशियो में होगा। फिर ये बोला कि जो PQR का एरिया 6 है, PQR ये एरिया 6 है, तो ये 6 गुना हो जाएगा, तो 36 गुणा 6 216, 6 का क्यूब, ठीक है, आसान था। अब ये दे रखा है, देखो कॉन्ग्रुएंस से सिमिलरिटी में कॉन्सेप्ट 107 है, ठीक है। इसमें रिलेशन बिटवीन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो 2 तरह के रिलेशन आपको बताए हैं। एक तो पेरीमीटर का है, ठीक है ना, परिमाप, पेरीमीटर का रिलेशन है, और दूसरा एरिया, क्षेत्रफल का। तो जो पेरीमीटर का या रिलेशन है वो कोरस्पोंडिंग साइड्स के या हाइट के, मीडियन के, RC सरकम रेडियस या RI इन रेडियस के रेशियो में होता है, वहां पे स्क्वायर नहीं बनता। एरिया में स्क्वायर बन जाएगा जब आप सर्वांग सम और समरूप, 2 कॉन्सेप्ट आते हैं,
ठीक है ना। तो जो सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं अपन, सिमिलरिटी समरूपता, दो ट्रायंगल यदि समरूप हैं तो उन दोनों का जो एरिया का रिलेशन है, ठीक है ना, वो एरिया का रिलेशन साइड के स्क्वायर में या हाइट के स्क्वायर में या मीडियन माध्यिकाओं के स्क्वायर में या परिवृत्त की त्रिज्याओं के स्क्वायर में या अंतर्वृत्त की त्रिज्याओं के स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि केवल साइड साइड रट के बैठे हो, नहीं, इन सब पे स्क्वायर में रिलेशन बनता है। आयताकार है, उसकी जो चौड़ाई लंबाई का रिलेशन दे रखा है, तो जो लंबाई है वो 3 गुना है, तो एरिया 3x² हो जाएगा और ये गिवन है 2700, तो x स्क्वायर हो जाएगा 900, तो x की वैल्यू 30। क्या पूछा इसने, चौड़ाई x है चौड़ाई, ठीक है ना, तो 30। आसान था, कई तो बहुत आसान दे रखे हैं बीच में, ये एरिया दे दिया है, ठीक है। रेडियस, फिर ये बोला कि 2:1 में तो त्रिज्याएं हैं, हाइट 5 और 1 है, तो उनका वॉल्यूम का रेशो बताना है। सिलेंडर का वॉल्यूम का रेशो क्या बनेगा, वॉल्यूम क्या होता है, πr1² h1 और ये πr2² और h2, ठीक है। अब यहाँ पे पाई तो कॉमन हटा देंगे, तो ये r कितना है, 2 और 1 का रेशो तो स्क्वायर में बनेगा, तो 4/1 और हाइट का रेशो 5 और 2 है तो 5/2। इनको सिंप्लीफाई कर देंगे तो रेशो कितना आ जाएगा, 10:1। ये भी आसान था, ठीक है। ये सिलेंडर का वॉल्यूम दे दिया है, यस, ये अच्छा था। मेंसुरेशन में जो एक्चुअल में इमेजिनेशन है ना, वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छे से इस चीज़ को अपन समझेंगे कि जो इमेजिनेशन है वो कैसे वर्क करता है। ये बोला कि आप के पास एक क्यूब है, बड़ा क्यूब इमेजिन कर लो, ठीक है ना, और उस क्यूब में जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की भुजाई दे रखी है इसने, और जो ये क्यूब है ये 125 ठीक है ना, 125 छोटे क्यूब से मिलकर बना है, ठीक है। तो अब जो 125 है तो वो कैसे बना है, 5 हो गए ना, तो ये जो साइड है ये 5 में बराबर बना हुआ है, ये 1 सेंटीमीटर या मीटर जो भी मान लो, सेंटीमीटर तो ये 1 ऐसे बना हुआ है, तो 5 ही हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा, क्लियर है। और इधर से भी देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5, तो ये आपके सामने वाला फलक है, इस फलक को समझना, ये सामने वाला फलक है, ठीक है ना। जब हम इस फलक की बात करें तो हमें 25 क्यूब दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा कितनी लेयर हैं, 25 के साथ है, ठीक है ना, 5 लेयर हैं, तो टोटल 125 क्यूब हो जाएंगे, क्लियर है। अब ये बोला कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो यदि ऐसा ही होता तो हम क्या बोलते, 6a² और a कितना है 5, तो इसका स्क्वायर हो जाता 150, ये टोटल सरफेस एरिया था। लेकिन ये बोला कि इसके बीच से एक घन को हटा दिया जाता है, जो इनके बीच का कोई एक क्यूब है, एक घन है, उसको हमने हटा दिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है ना, इस चीज़ को समझना, तभी आप रिलेट कर पाओगे। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया, वो सरफेस है जिसको अपन पेंट कर सकते हैं, जिसको अपन कलर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम जब कलर कर रहे थे तो हम 6 फेस हैं, 6 फेस को कलर कर दिया, तो एरिया कितना था 150। लेकिन अब ये बोला कि एक क्यूब को हटाओ, तो हमने इस एक क्यूब को हटाया, ठीक है ना। आप इमेजिन करो जैसे रूम है, ये रूम, ठीक है ना, ये रूम में आप एक क्यूब को बाहर निकाल रहे हो, रूम एक क्यूब है, उसमें से आपने एक, ये इमेजिन कर लो कि क्यूब को बाहर निकाला, तो अब हमारे पास क्या बचा, 4 दीवारें बच गई, ठीक है ना, और ये फर्श बच गया, छत निकल गई ऊपर, इमेजिन कर पा रहे हो। अब जो हमें क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, ठीक है ना। अब हम जब इसको बाहर निकाला तो ये मान लेते हैं बाहर कलर किया हुआ इस पे पूरे पे, ठीक है। तो जब ये क्यूब बाहर निकला तो एक फलक कलर की हुई बाहर निकल गई, अब वो तो लॉस हो गया हमें। अब कलर करना है पूरे पे, जो सरफेस एरिया उस पर कलर करना है, तो हमें 4 दीवारें कलर करनी पड़ेंगी, ठीक है ना, और जो फर्श होगा उसको कलर करना पड़ेगा। अब मान लो हम इस फेस को, ये एक नुकसान हुआ, तो बढ़ा कितना, 5 सरफेस बढ़ गई एक छोटे क्यूब की, 4 दीवारें और फर्श, ठीक है ना, ये निकला, तो हमें
5 फलक दिखाई दी, 5 फलक बढ़ गई, लेकिन ये तो हमारा नुकसान भी तो हो गया ना, 5 बढ़ी तो जो 1 था ये निकल गया। इसका मतलब है जो एक्स्ट्रा बढ़ा, ठीक है ना, वो 4 में बढ़ा। मान लो ऐसा होता कि ये जो कलर है इसको अपन हटा लेते, ये क्यूब निकाला, ये जो ग्रीन कलर है इसको हटा लिया और इसको नीचे चिपका देते, ठीक है ना, तो हमें कितना एक्स्ट्रा करना पड़ता। फिर तो ये जो ऊपर छत वाला था कलर उसको नीचे फर्श पे चिपका दिया, तो 4 दीवारें हमें एक्स्ट्रा कलर करनी पड़ती, ठीक है ना। और हर दीवार का एरिया कितना है, एक का एक है ना, ये रहा 1 सेंटीमीटर, तो 1 बाई 1 1 हो जाता, तो 4 का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता। कब? एक फलक पे एक क्यूब निकालने से। लेकिन टोटल फलक कितनी है? 6 फलक हैं टोटल, तो 6 क्यूब हमने बाहर निकाले हैं। क्लियर है? तो 6 × 4, तो 24 एरिया हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो 150 तो पहले था, 24 और हमें करना पड़ेगा। ये निकाला, नीचे फर्श पे चिपका दिया, तो 4 एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। और ऐसे 6 फलक हैं, तो 6 × 4 24 हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, 174। क्लियर है? आज ये बोल रहा है कि 1 + tan A + cot A और sin माइनस कोस, sin A कोस A sin क्यूब माइनस कोस क्यूब, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि बच्चे केवल वैल्यू पुटिंग पे भागते हैं, तो यहाँ पे 0, 90 या 45 ये इफेक्टिव नहीं है, या तो 30 रखो इतनी बड़ी वैल्यूज के लिए। कई बार कुछ ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है ना। हर चीज़ का अपना अपना यहाँ इफेक्ट है, ध्यान रखना। ट्रायंगल बना के करते हैं, तो कई बार ट्रायंगल इफेक्टिव है, कई बार वैल्यू पुटिंग इफेक्टिव है, और कई बार डायरेक्ट रिलेशन इफेक्टिव है। जब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ जाएगी तो आप रिलेट कर लोगे कि यार यहाँ मुझे क्या करना है। यही सबसे बड़ी ब्यूटी है। अदरवाइज यदि आप हमेशा फॉर्मूले पे जाओगे टाइम खराब होगा, हमेशा वैल्यू पुटिंग पे जाओगे टाइम खराब होगा, और हमेशा यदि ट्रायंगल बनाओगे टाइम खराब होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि सर यहाँ वैल्यू पुटिंग करनी है या डायरेक्ट बेसिक से कर देना है? माइंड, हमारा माइंड बहुत सुपीरियर है, हमारा माइंड बहुत जीनियस है। यदि आप माइंड को ये ट्रेनिंग दोगे कि मुझे बेस्ट सॉल्यूशन देना है, तो आपका माइंड बेस्ट सॉल्यूशन देगा। आओ यहाँ पे बेसिक से कर दें, डायरेक्ट ध्यान है, ठीक है ना। तो ये 1 + है, ये दोनों का रिलेशन ध्यान होगा, नहीं है तो भी ये 1/sin और कोस होता है, ठीक है ना। इस पर पता नहीं कितने क्वेश्चन आए हैं, तो चाहे तो आप इसको डायरेक्ट ले लो, चाहे मैं वैसे भी बता देता हूँ। चलो, तो ये कोट कितना हो जाएगा? cos/sin, और ये sin/ कोस, ठीक है ना। ये साइन माइनस कोस है, और ये साइन और कोस और साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब, ठीक है। अब यहाँ इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा इस बार। यहाँ से हमने जो एलसीएम आ जाएगा साइन और कोस, तो ये हो जाएगा साइन कोस, ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। और ये साइन माइनस कोस, साइन कोस और साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब। ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, ये एक्चुअल में क्या है? साइन क्यूब और कोस क्यूब ही तो है। आ जाओ एक बार, बहुत ध्यान से देखना। a - b, ठीक है, इसको देखो, a³ - b³, तो a - b, और ये a² + b² + ab, यही तो वैल्यू है। अब इसमें यदि साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब कर दें तो ये भी ये बनेगा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन कोस, ये वैल्यू तो बनेगी। यही तो है, देखो ये रहा, ठीक है ना। ये और ये दोनों सेम ही तो बात है। साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब बराबर ये है साइन माइनस सी, SC² कोस स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, एक ही बात है। एक स्टेप में आ गया आंसर, ये SC इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 1, ठीक है ना। और इससे फास्ट नहीं हो सकता। आप चाहे वैल्यू लगाओ, चाहे ट्रायंगल बनाओ, कोई सेंस नहीं है। इसलिए बेसिक्स पे भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। बहुत बार बेसिक ही इफेक्टिव होता है। क्लियर है? चलो, और ये जैसे ये चीज़ दिखती है ना, साइन माइनस कोस, तो इधर भी आपको ये दिखना चाहिए साइन माइनस कोस है ये, ठीक है ना। तो कोई ना, और ऑप्शन 1 - 2 इस फॉर्म में दे रखे हैं, इसका मतलब कैंसिल आउट होने वाली हैं चीज़ें। माइंड अपने आप करेगा यार, ठीक है ना, माइंड अपने आप करेगा। ये मैम की बुक है अवतार, इसका बता दिया आपको। आ जाओ, साइन ए 8/17 है, ठीक है। तो यदि ये ए है तो साइन 8/17 हो जाएगा, तो ये 15 आ जाएगा। तो कोट ए 15/8 और
6 के 17/15 इन दोनों को ऐड करना है। बहुत ही आसान पूछा इसने। 15 8 120, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 17 8 136 जोड़ दो, 1 और 3 6 और 3 120, 3 1/120। बहुत आसान था, ठीक है ना। ये सारा बता रखा आपको। यस, ये भी पता नहीं कितनी बार पूछा उसने, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो एक बार, साइन एक्स की बात करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये कोस स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कोस स्क्वायर की जगह अपन ये पुट कर दें, साइन की फॉर्म में ले चलें इसको, तो साइन की पावर 4x प्लस 2 साइन क्यूब प्लस साइन स्क्वायर, ये फॉर्म देखो, ठीक है ना। ये साइन ये यहाँ से तो रिलेशन बनेगा ना, जब आपके पास इंटीजर वैल्यूज आ रही हैं 0 1 2 4, तो ये रिलेशन तो काम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर साइन प्लस साइन, ये पावर 4, ठीक है, ये है। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये साइन प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर ही तो है, ठीक है ना। देखो एक बार, साइन प्लस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन की पावर 4, फिर 2ab, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर इंटू साइन और फिर b स्क्वायर। क्लियर है। ये कंफ्यूज मत होना भी, ये चाहे इसको स्क्वायर इसको लिख लो, इसको साइन कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। कई बार क्या है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे लिख लो। और इसकी वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। जब हमारे पास इंटीजर वैल्यू में आंसर आ रहा है तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि ऑप्शन में ये यहीं से वैल्यूज बनेंगी, ठीक है ना। और इस टाइप के पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछे इसने, ठीक है। ये दे रखा है एल्जेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। कोस स्क्वायर प्लस कोस की पावर 4 ये 1 है, तो साइन और प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन। आ जाओ, मीडियन के 2 क्वेश्चन थे। अब मीडियन में हमें ये सोचना है कि भाई माध्यिका है क्या। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो असेंडिंग ऑर्डर में कर दो, डिसेंडिंग में कर दो, नहीं, आपकी जो इच्छा हो, आप बढ़ते हुए क्रम में कर दो चाहे घटते हुए क्रम में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। जो माध्यिका है वो मिडल नंबर होता है हमेशा, मध्य में। अब यदि हमारे पास मान लो 5 एलिमेंट है, ठीक है, तो इनके मध्य में ये हो जाएगा, ये माध्यिका है। मान लो 6 एलिमेंट है, 6 नंबर हैं, तो इनका माध्यिका क्या बनेगा, जो 2 नंबर हैं, जो मिडिल 2 नंबर हैं, ठीक है ना, मिडिल 2 नंबर है, उनका एवरेज उन दोनों के बीच में ले जाएंगे, यहां पे उन दोनों का एवरेज, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें डायरेक्ट यहीं पे लिखना शुरू कर दो। सबसे छोटी संख्या ले लो 10, इसके बाद आ जाएगा 15 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, ठीक है ना। और टोटल भी देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 में से 5वां नंबर बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो 5th नंबर है, ठीक है ना, ये होगा 4 इधर 4 इधर, तो मिडल में 5th हो जाएगा। तो जो 5वां है वो हमारा आंसर होना चाहिए। फिर भी एक बार डबल श्योर होने के लिए आगे भी ले चलते हैं इसको, ठीक है ना। फिर ये 6, फिर ये 7, ये 8 और ये 9। क्लियर है। ये 5वां नंबर 21 आंसर है, ठीक है। इसको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यदि आप अलग अलग लिखोगे ना, देखो मैं जहाँ पे बोलता हूँ उस चीज़ को समझना। अब मैं बोला कि अरे यार इसको यहीं पे कर लो, तो बच्चे मैं सर कंफ्यूज हो जाऊंगा, अलग लिख लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत जल्दी लिख देता हूँ मैं तो, ठीक है ना। ये माइंड में आता है ना, तो ये मत सोचना भाई बहुत लंबा टाइम दिया मैंने, अब लिखो ना इसको दोबारा, 2 मिनट तो लिखने में लग जाएंगे और फिर भी गारंटी नहीं है कि आप सही लिखोगे। क्लियर है। तो जहां जैसे बोल के जाऊं फॉलो करना है। मैथ्स को जिंदगी है मेरी, पूरा जीवन दिया मैंने मैथ्स को। क्लियर। आओ इस बार पहले काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, इसका मतलब 8 है, तो कितना हो जाएगा 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो जो बीच के 3 और 4 वाले हैं 3 और 4, उन दोनों का एवरेज फाइंड करेंगे। 3 इधर आ जाएंगे, 3 लास्ट में, तो 3 और 4 नंबर पे जो आएंगे उनका एवरेज। सबसे पहले 12.3 1, फिर 13.2, फिर तीसरे नंबर पे 116 और चौथे नंबर पे 118, तो 116.6
और 118.7 इनका एवरेज फाइंड करना है। फिर भी मान लो मन में डाउट हो तो एक बार और आगे ले चलते हैं। 4 फिर नहीं 3 नहीं 4 और 5 आएगा यार, कौन सा रह गया, 114 रह गया, ठीक है ना। ये 3 हो जाएगा, फिर ये 4 और ये 5, ठीक है ना। इसी में एरर हो रही है यार, तो फिर तो 5 ये 6 ये 7 और ये 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो 4 और 5 का करना है। 114 ये मिस हो रहा था, ये 3 नंबर पे है, ठीक है। तो जो हमारा नंबर है 3 4 और 5 इनका एवरेज लेना है, क्लियर है। तो ये रहे नंबर हमारे 4 और 5। अब एवरेज हमेशा आना बीच में आएगा, इनके बीच में आएगा। तो 116.6 से बड़ा होगा और 118.7 से छोटा होगा। ऑप्शन देख लो, ये नहीं हो सकता, 127 नहीं हो सकता, 118 नहीं हो सकता, एक ही है 117.65, हटा। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को ऐड भी कर देते हैं, तो आज 7 और 6 13 13 हो जाएगा, तो एक कैरी, 8 और 7 15 5 और ये 22, ये बनेगा 7 और 6 13, एक कैरी आ जाएगा, ठीक है ना। वो इसमें जोड़ दिया तो 8 और 7 15 5 आ गया, 15 एक कैरी आ जाएगा, वो इसमें जोड़ देंगे तो 2 3 आएगा बाई 2। तो इसको अपन देख सकते हैं 234 प्लस 1.30, 234 का हाफ कर दो तो 117 पॉइंट, इसका हाफ करेंगे 65, 117.65, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस पे जाना है। अब देखो आपने ये पूरा पेपर देखा तो कितने क्वेश्चंस हैं जो इनको हम ऑप्शंस की हेल्प से कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसको आपको समझना है। हम ऑप्शंस की हेल्प से कर देंगे, कभी डिजिट सम इफेक्टिव होगा, कभी लास्ट डिजिट होगा, कभी बिल्कुल बेसिक भी इफेक्टिव होगा, ठीक है ना। तो हर तरह से आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, ठीक है। ये 2 केस दे रखे हैं स्टैटिस्टिक्स में, कॉन्सेप्ट नंबर 10 पर मीडियन में, ठीक है ना। केस 1 में तो है जब ओड हो, विषम संख्या हो, तो जो मिडिल नंबर होगा या n+1/2 वाला नंबर, ठीक है ना, जैसे ये है। तो इसमें 9 नंबर थे तो 9 + 1/2 यानी जो 5th टर्म होगी वो होगी। और मिडिल टर्म पे पहुंचना जब 2 हों तो n/2 और n/2 + 1, इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का जो मीन होगा वो आपका मीडियन बनेगा, क्लियर है। ये प्रोबेबिलिटी का था, सेट थ्योरी पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसको मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाता हूँ, इसको समझना है, ठीक है। मैं इसको बोल के समझा रहा हूँ, समझना। ये बोलता है कि जो किसी स्कूल में जो बच्चे हैं उन्होंने 40 बच्चों ने फिजिक्स लिया और 17 ने बायो लिया, ठीक है ना, और 20 ने केमिस्ट्री लिया। इनमें से जो टोटल बच्चे थे वो 60 थे, पूरी क्लास में जो बच्चे थे वो 60 थे, और तीनों में से कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर लिया है, यानी 60 हैं तो इन्होंने कुछ ना कुछ लिया है, ऐसा नहीं है कि जिसने लिया नहीं हो। और ठीक 5 बच्चों ने तीनों सब्जेक्ट लिए हैं, जो तीनों सब्जेक्ट लेता है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। तो वो 5 है। तो इस बात की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बतानी है कि किसी बच्चे ने केवल एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट को चूज किया हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट वाले कौन से हैं समझो, ये है, ये ए बी और सी, ये तीनों वो हैं जो एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट है। यानी ये जो हिस्सा है ये रिप्रेजेंट करता है ये वाला जो केवल फिजिक्स लेके बैठा है। अब इधर आओ, ये जो पार्ट है, ये पार्ट ये बताता है कि केवल बायो लिया है, और ये जो पार्ट है ये बताता है कि केवल केमिस्ट्री लिया है, ठीक है। ये तीनों पार्ट, ये तीनों हमें फाइंड करने हैं। अब इस फाइंड तक करने के लिए बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। ये वो एक्स है, ठीक है ना, जिसने फिजिक्स लिया है, बायो लिया है लेकिन केमिस्ट्री नहीं लिया। ये वाई है, ये वो है जिसने फिजिक्स लिया, केमिस्ट्री लिया लेकिन बायो नहीं लिया। और ये जेड मान लेते हैं, ठीक है, और ये के मान लेते हैं जिसने तीनों लिया है, ठीक है। तो अब इनको डिटेल में देख लो एक बार इक्वेशन के साथ। a + x + y + k, ये 40 हैं फिजिक्स वाले। ये जो पूरा गोला है ना, ये एक सर्कल, ये फिजिक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या क्या है, a है, x है, y है और k है।
ठीक है ना। फिर दूसरा देखो b प्लस एक्स प्लस जेड प्लस के, ये बायो को रिप्रेजेंट करता है और ये कितने हैं 17। फिर तीसरा बनता है c प्लस वाई प्लस जेड प्लस के, ये किसको रिप्रेजेंट करता है केमिस्ट्री को। अब ये तीनों हो गए। अब जो टोटल बनेंगे तो टोटल देखो ये टोटल बच्चे कितने हैं, ठीक है ना। टोटल बच्चे कितने हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस के, ये तो है टोटल, ठीक है ना। टोटल है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं 60 को, टोटल 60 है। a b c x y z और k को अपन जोड़ेंगे तो 60 बनेगा। लेकिन क्या हो रहा है कि देखो ये x 2 बार काउंट हो रहा है, ये फिजिक्स वाले में भी गया है x और इस सर्कल में बायो वाले में भी आ रहा है, समझ रहे हो। तो फिजिक्स 2 बार हुआ है। ऐसे ही ये k देखो k 3 बार हुआ है, k फिजिक्स में भी गया, बायो में भी गया और केमिस्ट्री में भी गया। तो इधर से इन तीनों को ऐड कर दें तो देखो क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस 2x 2y और 2z, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, और k कितना है 3 बार, तीनों में है k, तो 3k, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 और 77, ठीक है। k की वैल्यू हमें गिवन है, k की वैल्यू उसने बोल रखी है 5, ये रहा 5 ऐसे जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिए। अब हमें पूछा क्या है कि जिसने केवल एक सब्जेक्ट लिया हो ना, वो वाला बताओ। तो वो कौन कौन से हैं, a है b है और c है, ये हमें फाइंड करना है। अब हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है, तो यहाँ से मिल जाएगा, ये देखो a प्लस बी प्लस सी, यदि ये वैल्यू मिल जाए तो हम आंसर कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस के, ये फाइंड करें। तो यहाँ से इन दोनों में से घटा दें, 77 में से ये इक्वेशन 1 है और ये मान लो 2 है, तो 1 में से 2 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 1 में से 2 घटा रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और एक के कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2k यानी k प्लस के, और 17 में से 60 गया तो 17, ये k है, ये कितना है 5 है, इसका पता है 5, तो ये जो वैल्यू है x प्लस वाई प्लस के, ये तो हमें चाहिए थी अलग हटाने के लिए, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 5 इधर आ जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 12, इस k को इधर लेके आ जाएंगे तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस के की वैल्यू चाहिए थी और ये वैल्यू हो जाएगी 12। इसका मतलब है यदि ये 12 है तो ये a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, टोटल मिला के 60 है तो ये 48, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल सैंपल साइज है वो तो 60 की है, 60 में से 48 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई ना कोई एक एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट लिया है, ठीक है ना, एग्जैक्टली 1, ये ध्यान रखना, एग्जैक्टली 1 लिया है, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 48/60 या 80%, तो 0.80, ठीक है, ये 0.80 आ जाएगा। तो पूरा पेपर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। जल्दी मेरी मैम की क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो पहले के रेफरेंस दिए हैं वो क्लासेज भी देख लो, कोई कंटेंट पुराना नहीं होता, जो 5 साल पुराने हैं चीज़ें वो मैंने भी बताई हैं। जो हैंड बुक्स हैं ये डाउनलोड कर लो, फ्री में पूरी PDF अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। और जो नई PDF है GK वाली, वो बुक की फॉर्म में प्रिंट होके आ रही हैं, जल्दी नेक्स्ट वीक में अवेलेबल हो जाएंगी। तो जिन बच्चों को बुक से पढ़ना है वो बुक ले लेना, जिन बच्चों को PDF से पढ़ सकते हो PDF से पढ़ लो, प्रिंट निकलवा के पढ़ना है प्रिंट निकलवा लो, जो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं हम पूरे मन से आपके साथ हैं। और बहुत मेहनत लगी है, ठीक है ना, ऐसे फ्री में नहीं बनी है PDF। तो ये बैच है मैम का 499 का, कंप्लीट बैच 999 का, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GK GS कंप्यूटर हैं, ठीक है। तो ये सारी PDF इनकी फ्री PDF अवेलेबल करवा दूंगा, बहुत सारी तो हो गई हैं, आगे भी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अब बस आपसे एक ये उम्मीद है, ये क्या आप भगवान आपको सही रास्ते पे लेके चले, आप खूब मेहनत करो, जो सपने देखे हैं आपने, आपके माँ बाप ने आपके लिए, वो पूरे करो और हमें सपोर्ट करो। ये जितनी भी PDF बन रही हैं इन पे बहुत पैसा लगता है, बहुत रिसोर्सेज हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं, तो लाखों रुपए लगाए, फिर भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ।
तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप बच्चों में शेयर करोगे, दोस्तों को बताओगे और हमारे साथ हमें सपोर्ट करोगे इस रिवोल्यूशन में। और यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं हैं, ठीक है, इनसे बाहर नहीं जाएगा। बहुत लंबा 20 साल दिए मैंने यार, 20 साल दिए, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप आगे बढ़ोगे और हमेशा न्यून को सपोर्ट करोगे। थैंक यू।